राजा की अम्मा जोर से चिल्लाई, लड़के तू आज मेरी बात क्यों नहीं सुनता? सुबह के 8 बज गए हैं, तुझे स्कूल नहीं जाना? अब आदि नहीं आएगा तुझे अपने साथ ले जाने, चल जल्दी कर। राजा ने मुसलसल 30 मरतबा माँ की डांट सुनी और बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने कमरे से बाहर माँ के पास बावर्ची खाने में आ गया। अम्मा आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने को। इसकी अम्मा ने जल्दी जल्दी राजा का पराठा तवे से उतारा और डंडे की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। जानती हूँ तेरा मन आदि के बगैर कहीं नहीं लगेगा, काश तू भी आदि की तरह कुछ पढ़ लेता। कैसा होनहार बेटा निकला है वो अपने माँ बाप का। कितने बड़े फौजी स्कूल में दाखिला हो गया इसका, कल को बड़ा आदमी बनकर आएगा तो पूरे मोहल्ले की शान बढ़ाएगा और तू और तेरे बाकी निकम्मे दोस्त यूं ही बैठे रहना। तुम लोगों को तो आदि अब तब अपना चपरासी भी ना लगाएगा। राजा की माँ जाने क्या क्या बुड़बुड़ाती रही। नाश्ता करते हुए राजा सोचने लगा क्या वाकई आदि बड़ा आदमी बनने के बाद अपने दोस्तों से मुंह फेर लेगा। फिर खुद ही इसने अपनी सोच को जोर से झटक दिया, नहीं नहीं आदि ऐसा कभी नहीं कर सकता। बल्कि राजा को पूरा यकीन था कि आदि अब बड़ा अफसर बनने के बाद अपने सारे दोस्तों को भी अपने साथ बड़े बंगले में रख लेगा। इतने में बाहर वजो आपी के तांगे की फूंफू की आवाज गूंजी। दफ्तन ये आवाज सुनकर राजा के जहन में जोर से एक झुमका हुआ। आदि ने जाने से पहले राजा को सख्ती से ताकीद की थी इसकी गैर मौजूदगी में वो हमेशा वजो आपी की हिफाजत करेगा। उनके वापस आने जाने के वक्त मोहल्ले के फाटक या बड़े मैदान में मौजूद रहेगा ताकि कोई दोबारा वजो आपी को तांग ना कर सके। राजा ने अपनी उलक्कड़ तबीयत को कोसा और बस्ता उठाकर बाहर की जाने भागा। इसकी अम्मा उसे आवाज़ें ही देती रहेगी कि अपना नाश्ता तो खत्म करता जा, लेकिन अब राजा को किसी बात की होश ही नहीं थी। राजा तेजी से दौड़ते हुए बड़े मैदान तक पहुंचा और देखकर इसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बड़े मैदान में वजो आपी के घर के बाहर इनका तांगा अभी तक खड़ा था, जिसका मतलब था कि वजो आपी अभी तक घर से बाहर नहीं निकली है। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई कि आसपास कोई मशकूक शख्स तो नहीं, लेकिन मैदान सुनसान था। इतने में ताहिर भाई दूर से अपने घर से अपने मखसूस अंदाज में सफेद कोट और कानों में लगाने वाला आला अपने हाथ में पकड़े निकले और एक चट्टी सी निगाह वजो आपी के तांगे पर डालते हुए फाटे की जाने भर गए। पता नहीं क्यों राजा को आदि के जाने वाले दिन अंदर ही अंदर कहीं ये यकीन जरूर था कि आदि को यूं वजो आपी से मिले बगैर जाने की वजह ताहिर भाई ही है। ताहिर भाई के फाटक तक पहुंचने से पहले इनकी बस मोहल्ले के गेट पर आ खड़ी हुई और जोर जोर से हार मचाने लगी। ताहिर भाई ने एक लम्हे को पलट कर देखा और फिर जल्दी से बस में सवार हो गए। बस के आगे बढ़ते ही वजो आपी के घर से फजलू बाबा निकले और खांसते खांसते वजो आपी का बैग वगैरह टांगे पर रखवाने लगे। अचानक इसी वक्त गली की नुक्कड़ से उल्लू गले में अपना मखसूस रुमाल बांधे बरामद हुआ। शायद वो फजलू बाबा के निकलने का ही इंतजार कर रहा था और इसने ताहिर भाई को मोहल्ले से निकलते देखा ही नहीं था, वरना वो ये हो नहीं सकता था कि वो उनकी राह न रोकता। लेकिन इस वक्त इसकी सारी तवज्जो इस वक्त घर से सर झुकाए निकलते हुए वजो आपी की जानिब थी। राजा के जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई। राजा ने आसपास किसी बड़ी ईंट या पत्थर की तलाश में नजर दौड़ाई। इसने फैसला किया कि उल्लू ने आज अगर वजो आपी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो बिना कुछ सोचे समझे इसी पत्थर से उल्लू का सर फाड़ देगा। राजा ने अपनी पोजीशन संभाली। उल्लू ने वजो आपी की जानिब बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था, वजो आपी के पीछे से गयास चचा भी बरामद हुए। वो अपने स्कूटर पर थे। राजा और उल्लू दोनों को बैकी वक्त जैसे सांप सूंघ गया। वजो आपी तांगे पर बैठ गई। गयास चाचा तांगे के साथ गेट तक अपने स्कूटर पर चल दिए। फिर तांगा एक जानब और गयास चाचा दूसरी जानब मुड़ गए। राजा ने गहरी सी सांस लेकर पत्थर फेंक दिया। उल्लू जो दूर खड़ा राजा की इस तमाम कारस्तानी से बेखबर था, बेजारी से वापस गली में मुड़ गया। राजा ने अपना बस्ता उठाया, स्कूल की जानिब भाग गया।